हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होने वाला, यानी जो नेचर के थ्रू होता है, जिसपे हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। So the spontaneous flow of the solvent through a semi-permeable membrane। अब ये semi-permeable membrane क्या होता है? देखो, semi-permeable membrane एक ऐसी झिल्ली होती है या एक ऐसी आप झरने मान सकते हो जिसके थ्रू सोलवेंट पास हो सकता है। जिसके थ्रू क्या हो सकता है? सोलवेंट पास हो सकता है। यानी ओनली प्योर सोलवेंट पास हो सकता है अगर उसमें कुछ कंसंट्रेशन है या उसमें कुछ इंप्योरिटीज है। वो इंप्योरिटीज उस झिल्ली के इस साइड रह जाएगी और झिल्ली से पास आउट कौन हो सकता है? झिल्ली से पास आउट सिर्फ प्योर सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। फ्रॉम वन प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन, यानी प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर से सॉल्यूशन की तरफ, वाटर से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, सॉल्यूशन से तो सॉल्वेंट की तरफ हो नहीं सकता क्योंकि इंप्योरिटीज को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने थ्रू पास नहीं होने देता। ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट यानी जहां पे कंसंट्रेशन की मात्रा बहुत कम हो, यानी एकदम डाइल्यूट हो। जैसे मान लो सिंपल वाटर है तो वाटर क्या होता है? डाइल्यूट होता है। और वाटर के अंदर मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है? लोअर कंसंट्रेशन यानी पानी में कंसंट्रेशन की मात्रा ज्यादा कम होती है, पानी में कंसंट्रेशन की मात्रा कम होती है। इस साइड मैंने क्या रखा? सॉल्वेंट रखा है। इधर मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया और इधर मैंने क्या रखा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। और अब जो फ्लो हो रहा है हमारा वो हो रहा है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो पानी में तो कंसंट्रेशन की मात्रा कम रहेगी ना, कंसंट्रेशन की मात्रा ज्यादा किधर रहेगी? सॉल्यूशन में रहेगी। ये है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये होता है हमारा ऑस्मोसिस। अब देखो क्या होगा, इसका डायग्राम भी अगर बनाना चाहो तो डायग्राम क्या होगा, ये इसकी थ्योरी है। मैं ऊपर डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम कैसा होगा? ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग जाएगी, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर है हमारा A+B पूरा सॉल्यूशन और इधर है हमारा सिर्फ वाटर। स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाई से डिनोट किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा मिनिमम प्रेशर होता है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ की तरफ क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। इतना मान लो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लो हो रहा है, पानी इधर से इधर आ रहा है, तो इसका साइज भी तो बढ़ेगा। इसमें इसका साइज बढ़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, पानी इधर आ रहा है तो इसका साइज बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक प्रेशर जनरेट करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि ये इसमें ज्यादा एक्सपेंशन ना हो। जैसे मान लो ये बढ़ के इतना हो गया और हम नहीं चाहते कि ये एक्सपेंड हो, तो मैंने क्या किया? इस पे प्रेशर क्रिएट किया। अब मैं प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाए, अगर वो एक्सीड में हो जाए प्रेशर, तो देखो द मिनिमम प्रेशर दैट प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, द एक्सेस ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर जैसे मान लो इस पे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो अब यहाँ का फ्लो इधर होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसको मैंने ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा? इसका फ्लो सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। द एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट be exerted on solution side in order to prevent the flow of the solvent molecule towards the solution side when they both are separated by semi-permeable membrane is called osmotic pressure। ये पाई क्या? osmotic pressure। अब यहाँ पे प्रेशर एक्सीड होने की वजह से जो फ्लो होगा, ठीक है, जो फ्लो होगा वो इस साइड जाने लग जाएगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट जाने लग जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जो इंप्योरिटीज होगी, यानी यहाँ पे तो कंसंट्रेशन थी, सोल्यूट था, सोल्यूट हो गया तो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। जो इंप्योरिटीज होगी वो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इधर जमा हो जाएगी और प्योर वाटर यहाँ से इधर की तरफ अब इस साइड फ्लो होने लग जाएगा। अब जो इस साइड फ्लो हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस पहले यहाँ से यहाँ हो रहा था और अब यहाँ से यहाँ, तो पहले इधर और अब इधर। तो अब जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो सारा प्रोसेस था उसको ऑस्मोसिस। अब जो इस साइड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या लिखोगे?
ये जो एक्सिड प्रेशर था, उस एक्सिड प्रेशर की वजह से हमारा जो फ्लो होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो इम्प्योरिटीज रहेगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रह जाएगी, और फ्लो हमारा सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ बातें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। आखिरी हमारा टॉपिक था। अब अगर इसका हम फॉर्मूला निकालना चाहें, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं यहाँ पे नीचे बता देती हूँ। फॉर्मूला कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। टी क्या है? टेम्परेचर। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आप मानते हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, मानते हो इतना? उसके बाद पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सी। सी क्या है? हमारी कंसंट्रेशन। जैसे मान लो कि ये मेरा सॉल्यूशन था, A प्लस बी सोल्यूशन था और ये सिर्फ हमारा A सॉल्वेंट था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा है। सॉल्यूशन क्या है? हमारा बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होने से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये मान लो इधर कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा आर, जो गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? पाई इज इक्वल CRT। हम इसको सेकंड वे में ऐसे भी लिख नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वी, सी हट जाएगा और RT। ठीक है जी। सो ये कुछ इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब फर्दर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूशन बताने से पहले मैं ऑस्मोसिस को एक ऐसे टर्म में समझाना चाहूंगी जिसके थ्रू हमें समझ आ जाए। अब जो हमने समझा ये तो थी इसकी थ्योरेटिकल, ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहे कि ऑस्मोसिस में होता क्या है तो वो मैं समझाती हूँ। आप क्या करो कि एक गिलास लो और एक गिलास में पानी ले लो, ठीक है। एक गिलास में पानी ले लो, आप घर पे करके देखना, और उस एक गिलास पानी में किशमिश रख दो, और ये पूरी रात या पूरे दिन के लिए इसको किशमिश को वाटर के अंदर डाल के छोड़ दो, ठीक है। जब आप अगली सुबह देखोगे, यानी आफ्टर 12 to 13 आवर्स के बाद जब आप देखोगे तो जो किशमिश का साइज है ना वो पूरा बड़ा हुआ मिलेगा। मतलब किशमिश फूल जाएगी, स्वॉलिंग हो जाएगी उसमें। इसका क्या मतलब है? पानी क्या है? लेस कंसंट्रेटेड। किशमिश क्या है? ज्यादा कंसंट्रेटेड है, हायर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि किशमिश तो मीठी होती है तो उसके अंदर शुगर होगा, सुक्रोज होगा, इतना मानते हो। तो किशमिश की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है कंपेरिजन टू वाटर। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस में हो रहा था, हमारा फ्लो हो रहा था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इतना मान रहे हो। तो हमारा फ्लो कहां से होगा? वाटर से किसमें हो जाएगा? किशमिश के अंदर, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो किशमिश होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किशमिश के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, इतना मानते हो। ये साइज के किशमिश होते हैं, ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको पार करके, उसको पास होके ये जो हमारा वाटर है किशमिश के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से किशमिश में क्या आ जाती है? स्वॉलिंग आ जाती है, ठीक है। इस किशमिश वाले एग्जांपल से हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस कहना क्या चाहता है। थ्योरेटिकली तो इतना नहीं समझ आता है, प्रैक्टिकली, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? जैसे मान लो मैंने दो सॉल्यूशन लिए। आइसोटोनिक में आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी हमारा दोनों सॉल्यूशन का पाई 1 एंड पाई 2 क्या इक्वल है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 आर इक्वल, ठीक है। अब एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपर का क्या मतलब होता है? हाइपर यानी ज्यादा। जैसे अपन बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है, एक मतलब हाइपर अपन लेते हैं ना कि ज्यादा हाइपर क्यों हो रहा है, अपन बोलते हैं ना नॉर्मल वर्ड्स में। तो हाइपर में क्या हो जाएगा कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो एक सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, एक सॉल्यूशन का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। हाइपर यानी ज्यादा होना, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक को हम नॉर्मल, हाँ जी, तो हाइपर का क्या मतलब होता है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक का क्या मतलब होता है? हाइपो यानी नॉर्मल, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? एक सॉल्यूशन का कम होगा।
कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की, कम होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे, हाइपोटोनिक। ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उस जगह हम यूज करेंगे हाइपरटोनिक। सेम होगी उस जगह हम क्या यूज करेंगे, आइसो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, जो इनके नाम में ही छुपा है, कोई याद करने का इशू नहीं। आइसो यानी सेम, हाइपर, हाइपर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा, हाइपर, हाइपो यानी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इन वॉन फैक्टर, ये हमारा लास्ट टर्म बची है बस। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या समझ आ रहा है, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। कैसे नॉर्मल नहीं है, कैसे एबनॉर्मल है, देखो जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट आयन को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, इतना मानते हो, वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाता है तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ना उसमें चेंज आता है। यानी मॉलिक्यूलर मास इसमें हम दो तरीके से कंसिडर करेंगे, एक हम कंसिडर करेंगे थ्योरेटिकल, एक हम कंसिडर करेंगे एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल कैसे, जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया, एक गिलास वाटर लिया, ठीक है, और H2 वाटर है, H2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे तो कितना होगा, हाइड्रोजन कितने, दो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, हमारा एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18। ये तो क्या है, ये है हमारा थ्योरेटिकल, क्या है, ये है हमारा थ्योरेटिकल। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटल निकालना चाहेंगे तो एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे ना तो इसका कुछ ना कुछ अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, जैसे 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 10 आ सकता है, तो एबनॉर्मेलिटी आई कि नहीं आई, यानी थ्योरेटिकल 18 था बट एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो 5 17, कुछ अलग है, एबनॉर्मेलिटी आई ना मॉलिक्यूलर मास में, ये क्यों आई, कैसे आई, हमने तो आज तक अभी ऐसा कभी नहीं देखा। 11th क्लास में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं तो उसमें कभी ऐसा एबनॉर्मेलिटी आई, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, देखो कैसे आएगी। ये क्या है, एक गिलास पानी है, अब ये जो आयंस है H2, ये H2 किस में ब्रेक हो जाएंगे, H प्लस OH नेगेटिव में, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यानी अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, तो H प्लस OH माइनस OH नेगेटिव में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब जब ये डिसोसिएट हो गया तो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास 18 रहेगा, ऑफ कोर्स नॉट, 18 नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग आयंस में डिसोसिएट होने पे इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिलहाल इतना समझो, ठीक है। और एक बात, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होती है कि एक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डाले, उस पर डिपेंड करती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों होता है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट द मास सोल्यूट का, ओनली सोल्यूट पार्टिकल की आपने सोल्यूट डाला कितना है, उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहेंगे तो उस पे हमें मॉलिक्यूलर मास पे हमने अभी तक कोई बात नहीं की, हमने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। उनमें क्या हमने कहीं मॉलिक्यूलर मास की बात की, जी नहीं। तो इसीलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है जी। बट फिर भी इतना क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो ये मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, किसका है, एक है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, दूसरा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का देखेंगे तो ये तो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और हमने मोलालिटी का फॉर्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई किया 1000 से अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब आप जब देखोगे कि ये क्या हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के, इतना मानते हो। यही आप टेम्परेचर इस वाले में देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले में ये मैंने अपॉन वाला यहाँ पे इस साइड लिखा है, तो इसमें भी जब देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इतना ध्यान में रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यहाँ तक समझ आया। अब ये जो सोल्यूट होता है ना, ये फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो धीरे धीरे समझ आएगा, अभी स्टार्टिंग में इतना क्लियर नहीं हुआ।
एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl ले लूं तो NaCl को हम अलग अलग आयन में डिसोसिएट कर सकते हैं। Na+Cl माइनस MgCl2 ले लो, उसको भी कर सकते हो, Mg+2 to Cl नेगेटिव, ठीक है। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी जो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल यूरिया एंड सुक्रोज, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये भी टू टाइप का होता है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, यानी टूटना, यानी जो आयंस है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब जैसे मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे वाटर लिया, अब ये पानी है, अगर मैं इस पानी में नमक डाल दूंगी, NaCl डाल दूंगी, तो ये NaCl क्या होगा, जब मैं इसको डिसोल्व करूंगी ना, तो NaCl के आयंस टूट जाएंगे, किसमें, Na+Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के अंदर NaCl डिसोसिएट हो रहा है। एक होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी जुड़ना, आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं वाटर के अंदर एसिटिक एसिड डाल दूं, अब जुड़ेंगे किस हिसाब से, एसोसिएशन में या तो डाइमर बनेगा, या ट्राइमर बन सकता है, या पॉलीमर बन सकता है। अगर मैं एसिटिक एसिड डाल दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, वो डायमर बना लेगा। डायमर यानी वो दो एक जैसे मोलिक्यूल्स, दो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, वाटर के अंदर क्या कर लेगा, कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। यहां तक समझ आया। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मास इन अ सॉल्यूशन, जब हम किसी सब्सटेंस को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो मास इन अ सॉल्यूशन वेयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हायर और लोअर देन इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू, या तो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो हायर हो जाएगी या लोअर हो जाएगी, किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से। यूजुअली ड्यू टू द सोल्यूट आइदर एसोसिएट हो सकता है सोल्यूट, या डिसोसिएट हो सकता है इनटू मोर पार्टिकल्स, ठीक है। यहां तक अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं आगे समझाती हूँ। अब रियल कहानी तो आगे शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, और पानी में मैंने क्या डाला, नमक डाला, NaCl डाला। अब ये NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अच्छा, ठीक है बताओ, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, N का होता है 23 और Cl का होता है 35.5 के समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा, 56.5 के आसपास होगा, ठीक है। अब ये 56.5 के आसपास, ये क्या, थ्योरेटिकल। अब जब मैं इसको एक्सपेरिमेंटल करूंगी तो पानी में जाके आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। Na+Cl माइनस Na+, सबको पता है पानी में जाके आयंस डिसोसिएट क्यों होते हैं, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। पानी में नमक को डालूंगी, उसको मिक्स करूंगी, तो Na और Cl के बॉन्ड को और H2O के बॉन्ड को टूटना पड़ेगा नए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब इसमें अलग अलग तरीके के आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि हमारे तीन आयन डिसोसिएट हो गए, तीन आयंस डिसोसिएट हो गए, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, 3 टाइम बढ़ गई। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम बढ़ गई। अगर अगर दो आयंस डिसोसिएट हो, यानी Na+Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो हमारी 2 टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम 3 टाइम डिक्रीज हो गया। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम डिक्रीज हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज क्यों हुआ, ये तो समझ आ गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, और यहाँ पे जैसे जैसे आयन डिसोसिएट हो रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो रहे, बढ़ रहे, जो कि हम खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास कम क्यों होगा, मॉलिक्यूलर मास कम इसलिए होगा क्योंकि NaCl का कितना आ रहा था, 56.5 या 58.5 कुछ होगा, काउंटिंग करके देख लेना, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आयन डिसोसिएट हो रहे, अब आयन टूट गए, तो Na का कितना हो जाएगा, अकेले Na का तो क्या होगा, 23 भी नहीं होगा, Na पे पॉजिटिव आ गया, यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या डोनेट कर दिया, ठीक है। तो Na का मॉलिक्यूलर मास कितना, 23, Cl का कितना, 35.5। तो मॉलिक्यूलर मास तो जैसे जैसे आयंस बढ़ रहे वैसे वैसे कम हो रहा है, इतना मान लो, ठीक है। यहां तक समझ आया। तो अब हमारा जो अब मॉलिक्यूलर मास होगा वो एबनॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब समझ आया कि एबनॉर्मल कैसे आ रहा है। ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, बट कितना इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में जुड़ेंगे आयंस, क्या होंगे, जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर लिया और
इस वाटर के अंदर मैं एसिटिक एसिड डाल दूं, क्या डाल दूं, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड डाल दूं CH3COOH, ठीक है। अगर मैं ये डाल दूंगी तो यहाँ पे डाइमर क्रिएट हो जाएगा। डाइमर क्या हो जाएगा, जनरेट। डाइमर यानी ये जो CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये 2 बार कंपाउंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है, जैसे ये कुछ इस तरीके से हमारा डाइमर फॉर्म हो जाएगा, एक बड़ी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। अब डाइमर फॉर्म हो गया, अब एसिटिक एसिड का अगर आप निकाल के देखोगे ओवरऑल कितना होगा, तो कार्बन 24 प्लस 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन 16 32, ठीक है जी। तो 28 32 जब आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा ओवरऑल 60। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60। ये मॉलिक्यूलर मास हमारा है थ्योरेटिकल। जब मैंने इसको वाटर के अंदर डाला और अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तो इसने डाइमर जनरेट कर लिया। डाइमर जनरेट हो गया तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली क्या बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली बढ़ जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, क्योंकि डाइमर जनरेट हुआ है। ट्राइमर होता तो 3 टाइम बढ़ता, पॉलीमर होता तो 5 टाइम बढ़ता। तो ऐसे हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल कौन से डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। एसोसिएशन वाला समझ आ गया कि कैसे डाइमर होगा। उसके बाद जैसे मैंने क्या लिया, NaCl लिया। NaCl कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। यानी स्टिशियोमेट्रिक मोल का कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने 11th में नहीं पढ़ा तो मोल होता क्या है, जैसे आगे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही हमारा मोल होता है। वैसे मोल का कोई नहीं पूछता, बट मोल की ये वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23, बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना, ये इसकी यूनिट होती है। अब ये हमारा 1 मोल है। अब मैंने जब इनको हम डिसोसिएट करेंगे, वाटर में जाके डिसोसिएट होंगे तो 1 मोल प्लस 1 मोल कितना हो गया, 2 मोल, ठीक है। देखते जाना, ये MgCl2 ये कितना मोल है, 1 मोल। जब ये डिसोसिएट होगा तब कितना हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। ये Mg2 पॉजिटिव क्यों, बहुत बेसिक सी चीज है, सबको आता होगा। Mg2 क्योंकि जो मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपनी वैलेंसी 8 बनाने के लिए, पूरी करने के लिए, ठीक है। और क्लोरीन कितने 2 है तो 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 2 3 मोल हो गए, ये जी इतनी एबनॉर्मेलिटी आ गई। अब मैं AlCl3 की बात करूं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 1 मोल। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस 3Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे 1 मोल 1 मोल प्लस 3 मोल इजिकल कितना हो गया, 4 मोल। तो देखिए यहाँ पे जब पूरा कंपाउंड बना हुआ था, मॉलिक्यूल था, तो 1 मोल था, 1 मोल था, 1 मोल था, लेकिन इसको वाटर में डाला तो क्या हो गया, वाटर में डालती तो काम सारा उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, क्योंकि 3 मोल बन गए, इधर 4 मोल बन गए, इधर 2 मोल बन गए, तो एबनॉर्मेलिटी आ गई ना। यहाँ पे NaCl का हम 58 मॉलिक्यूलर मास देख रहे थे, लेकिन जितने ज्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास कम होगा। सो ये था हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मैं जल्दी से वॉन्ट ऑफ फैक्टर बता देती हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसको डिनोट किया जाता है IC। वॉन्ट ऑफ फैक्टर काम कहाँ आता है, चलो पढ़ते हैं। सो मेजर्स हाउ ए सोल्यूट अफेक्ट्स अ सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट कैसे अफेक्ट करता है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। वही बात ये कह रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट कैसे अफेक्ट करता है, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे थे। ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स है। बाय डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, डिसोसिएशन में आयन डिसोसिएट होंगे, एसोसिएट होंगे, जो हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और स्टेज इज होल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेंट एसेंशियली कंपेयरिंग द एक्चुअल पार्टिकल टू द एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स। यानी एक हम एक्चुअल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और एक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये इतना हो सकता है, जो बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया इन द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई के वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कब होगा, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, जैसे शुगर है, यूरिया है, ये क्या है कि आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब हमारे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तब हमारे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी 1। दिमाग में बिठा लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल दे
1, लेस देन 1 या इक्वल 1, तो इक्वल दी 1 होगा। अगर हमारी I ग्रेटर देन 1 है, हमें क्या दे दिया, ग्रेटर देन 1 दे दिया, तो वहां पे डिसोसिएशन होगा। जैसे NaCl था, तो NaCl में कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा था, Na प्लस Cl नेगेटिव। MgCl2 कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा था, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो एक ये और दो ये, कितने आयंस हो गए टोटल, 3 आयंस में डिसोसिएट हो रहा था। तो इसका जो डिसोसिएशन का वन ऑफ फैक्टर कितना हो गया, I की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, NaCl में 2 होगी, AlCl3 में AlCl3 की हमने बात की थी प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे 4 आयंस हो रहे थे, 4 आयंस हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन व्हेन I इज ग्रेटर देन 1, यानी वैन ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, वहाँ पे डिसोसिएशन होगा। अगर वोट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1, अगर 1 से वैल्यू कम आ गई, वहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन होगा। 1 से कम कैसे, इन एसिटिक एसिड, यहाँ पे डाइमर ट्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर ऑफ जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो बढ़ नहीं रहे थे, वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे, वो कम हो रहे थे, क्योंकि डाइमर ट्राइमर बन रहा था। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा था, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा था, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, सोल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो I यानी पॉइंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1, ये 1 से भी कम आएगा, कितना आएगा, 0.5। सो ये था हमारा वॉट ऑफ फैक्टर। बच्चे अक्सर इन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हैं, कितना इजी टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से बनता है, इन दो डिसोसिएशन और मोड चेंज वाले में बन सकता है। याद रखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आती I इज इक्वल 1, I इज ग्रेटर देन 1 व्हेन डिसोसिएशन लाइक NaCl, MgCl2, AlCl3, और भी काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं, थायनाइल क्लोराइड, SOCl2 को मान सकते हो। सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। सो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया इन 1 शॉट, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर में हमने इसे कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू सो मच।